बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सुहेल अफरीदी अपनी कंपेन चला रहे हैं। कल उन्होंने दौरा किया बनू का। ये दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है, यहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहे हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी के कई वाक़यात भी हो चुके हैं, बल्कि कई एरियाज़ के अंदर लोगों का निकलना भी बाज़ औक़ात महाल हो जाता है। इसको हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ का सुहेल अफरीदी ने दौरा किया, बड़ी कामयाबी से वहाँ गए। बड़ा चार्ज किस्म का क्राउड था, लोगों में बहुत गुस्सा है, बड़ा जोश है और लोग बार बार डी चौक जाने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लाशें छोड़कर आए थे। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको आइडिया है कि ये गजूर पश्तून है। तो वहाँ पे क्योंकि लाशें छोड़कर आए थे, वो वहीं वापस जाना चाहते हैं। जहाँ पे भी सुहेल अफरीदी जाते हैं या अलीमा खानम जाती हैं, तो लोग उन्हें बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम डी चौक जाना है, हमें डी चौक जाना है, डी चौक चलो। अब ये करते क्या है, किस तरीके से करते हैं, ये हिकमत अमली तो उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ता पहले बताएंगे, लेकिन बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। सुहेल अफरीदी के लिए जो एक बड़ा मसला है ना, वो ये नहीं है कि लोग कितने चार्ज हैं, ये भी मसला नहीं है कि लोग निकलना चाहते हैं या नहीं। बड़ा मसला ये है कि वो इतने ज़्यादा लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे और किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, और वो लोगों को कैसे कायल करेंगे कि सबको निकलना है। उसके लिए एक उम्मीद देनी पड़ेगी उन्हें लोगों को, क्योंकि मायूसी बहुत ज़्यादा फैलाई गई है मीडिया के ज़रिए से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने प्रोपेगेंडास के ज़रिए से और दीगर ज़राए से। उन्होंने काफ़ी मायूसी फैलाई है। जितना जुल्म और जबर किया, उसके बाद फिर लोगों की हालत भी बड़ी पतली कर दी है महंगाई को बढ़ा के। तो लोग तो निकलना चाहते हैं, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आप निकलेंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा, उन्हें यह भरोसा दिलाना कि आप निकलेंगे तो निज़ाम जो है वो हथियार फेंकेगा, और लोगों को यह भरोसा दिलाकर साथ अपने लेकर जाना, ये एक बड़ा टारगेट है सुहेल अफरीदी के लिए। देखिए, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी मुश्किलात हैं उनके लिए। बहुत सारे लोग जो माजी में कामयाब नहीं हुए, वो नहीं चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी कामयाब हो जाए, क्योंकि सियासत बड़ी जालिम चीज़ है। लोग बड़े मकसद से तवज्जो हटा देते हैं और छोटे छोटे फ़ायदों के लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। एक मिसाल है उर्दू में, जैसे कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए किसी और का ऊँट ज़िबा कर देना, यानी अपनी एक बोटी के लिए पूरा ऊँट ही मार देते हैं। और यही कुछ सियासत में होता है, क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं है। अब ना सिर्फ सुहेल अफरीदी के लिए जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सबको इकट्ठा रखें, पार्टी के सारे लोगों को एक साथ शामिल करें, लेकिन कमांड अपने हाथ में रखें बैक वक्त, क्योंकि कमांड उनके हाथ से गई तो मामला सुहेल अफरीदी के हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी दांव पे लगा हुआ है वो अब सुहेल अफरीदी का लगा हुआ है, किसी और का कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ, क्योंकि अनाउंसमेंट सुहेल अफरीदी ने की है। सारे लोग सुहेल अफरीदी की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो, लिहाजा सारा कुछ सुहेल अफरीदी का दांव पे लगा हुआ है। उनकी अपनी सियासत, उनकी इज्जत, उनकी ज़िंदगी, हर चीज़ दांव पे लगी है, और उन्हें सारों को साथ लेकर भी चलना होगा और साजिशों से भी बचना होगा। पब्लिक को यकीन भी दिलाना होगा कि जब वो निकलेंगे तो इससे फ़र्क पड़ेगा, और ऐसा बंदोबस्त भी करना होगा कि बड़े पैमाने पर लोग निकलकर उनके साथ चल पड़े। यहां जो जनूबी इजला है, यहां पे एक और प्रॉब्लम भी है, और वो ये है कि लोग शिकवा करते हैं कि इन इलाकों में बहुत सारी चेक पोस्टें और हमें बार बार रोका जाता है, हमें तंग किया जाता है। यही प्रॉब्लम जो है वो बलूचिस्तान में भी आता है, यही मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी आता है। और लोग बार बार कहते हैं कि जो कंटोनमेंट्स बनाए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर तलाशी की वजह से और रुकावटों की वजह से, नाकों की वजह से उनकी बड़ी तजलील होती है, उन्हें बड़ी परेशानी होती है, उनकी तलाशियाँ ली जाती हैं। फिर ये लोग बापर्दा लोग हैं, इनकी खवातीन बाज़ों का साथ होती हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे माजी में मेरे एक दोस्त थे मिलिट्री में, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा था जी यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि खवातीन जब इनके साथ होती हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी गाड़ी को चेक किया जाए या कोई तलाशी ली जाए। ये उसे अपनी तौहीन समझते हैं। पश्तून और बलोच, इन लोगों में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, उनका अपना एक कल्चर है, तो जब आप कल्चर के साथ टकराते हैं तो फिर उसका रद्द-ए-अमल तो आता है। अब यह है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनाब जो कंटोनमेंट्स क्यों नो गो एरिया बने हुए हैं, यानी ये सड़कें उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए बनाई हैं, ये हमने नाकों के लिए या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें नहीं बनाई। यानी इदारे अगर अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि सड़कें बंद करके अपनी हिफाजत करें। पूरी दुनिया में इदारे अपनी हिफाजत करते हैं, सड़कें बंद किए बगैर भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे नो गो एरिया बना दिया जाता है कंटोनमेंट को, वो एक प्रॉब्लम है। तो सुहेल अफरीदी ने उस पर वार्निंग दी कि उन्हें ख़त्म किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पेशावर जाने से पहले ख़त्म किया जाए। उन्होंने कोर कमांडर से भी कहा कि ये ज्यादती है
ये ज्यादती ना की जाए। सड़कें हमने आवाम के लिए बनाई हैं, ये हमने नाकों के लिए नहीं बनाई, या इदारों की हिफाजत के लिए सड़कें हमने तामीर नहीं की। आवाम के पैसा है, आवाम पे लग गया, सड़कें बन गई तो लोगों को वो सहूलत लेने दें। देखिए ना, भारत ने अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए। भारत ने आज़ादी मिली और लगभग 7 दहाइयों तक उनके वहां पे कंटोनमेंट्स रहे। कंटोनमेंट मैं आपको बताऊं, ये वो इलाका होता है जो फौज के ज़ेरे कंट्रोल होता है, या उसको छावनी का इलाका कहते हैं, जहां पे फौजी निज़ाम चल रहा होता है, इसे कंटोनमेंट कहते हैं। यहां की सिक्योरिटी और दीगर बहुत सारी चीज़ें फौज के कंट्रोल में रहती हैं, तो बेशुमार चीज़ें रहती हैं, उससे बहुत सारा पैसा भी बाज़ों का जनरेट होता है। तो इंडिया ने तो अपने कंटोनमेंट्स खत्म कर दिए, और पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे के बाद एक नया कंटोनमेंट एरिया बन जाता है, नए लोगों को वहां पे खपा दिया जाता है, वहां से ज्यादा इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि कंटोनमेंट्स के अंदर कोई और मखलूक रहती है और बाहर कोई और मखलूक रहती है। यानी कंटोनमेंट्स के बाहर रहने वाले पाकिस्तानी भी उतने ही महफूज होने चाहिए जितना कि कंटोनमेंट्स के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी महफूज हैं। कंटोनमेंट्स के अंदर जो लोग रहते हैं उनके खून का रंग भी सुर्ख है, उनके पास भी ग्रीन कलर का शनाख्ती कार्ड है, वो भी एक आम पाकिस्तानी है, और जो कंटोनमेंट के बाहर रहते हैं वो भी आम पाकिस्तानी है। तो इनके लिए इतना फर्क क्यों है कि उनके लिए दीवारें खड़ी की जाती हैं, बड़े बड़े बैरियर्स लगाए जाते हैं, बड़े नाके लगाए जाते हैं और चेक पोस्टें बनाई जाती हैं, और आम आदमी को वहां दाखिल भी नहीं होने दिया जाता। कोयटा की मिसाल आपके सामने है। आपको अगर वहां दाखिल होना तो आपको बहुत पहले आगाह करना पड़ता है। वहां के जो जर्नलिस्ट हैं वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि बंदा कान पकड़ के रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये कंटोनमेंट्स वाली पाकिस्तान के अंदर ही गेम चल रही है। इंडिया ने तो इसको खत्म कर दिया। हमें भी एक जमहूरी मुल्क होने के नाते इन चीज़ों को खत्म करना चाहिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ बहुत सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन इंडिया हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर गया बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों में। हमें भी ये परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। नाज़रीन, आज के दिन कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास शुरू हो रहे हैं और उनमें नए सूबों के क़याम पर भी गुफ्तगू होगी। अलग अलग किस्म के बिल्स भी आएंगे। ख़ास तौर पर मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो मक्का के अंदर एक मुआहदा हुआ जिसमें 3 मुल्कों का भी एक दिफाई इत्तेहाद हुआ है, या दिफाई मुआहदा हुआ 3 मुल्कों के बीच में, उस मुआहदे के ऊपर भी करारदाद लाई जाएगी कि जनाब बड़ा अच्छा मुआहदा हुआ। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि करारदाद ये लेकर आएंगे, लेकिन करारदाद लाने वाले ने भी मुआहदा नहीं पढ़ा कि उसमें क्या लिखा हुआ है ना दिलचस्प बात। ये मुआहदे की तारीफ करो, इसके हक में करारदाद लेके आओ, ये हुक्म आ गया, हम तारीफ भी करेंगे, करारदाद भी लेकर आएंगे, लेकिन उसमें लिखा क्या है ये हम आपको नहीं बता सकते, वो सीक्रेट है। यानी अजीबोगरीब बात नहीं है आपकी। यानी मुझे कोई किताब दे दे और मुझे कहे जनाब इस किताब को पढ़े बगैर आपने इसके ऊपर एक अच्छा सा तबसरा कर देना है, और मैं एक अच्छा सा तबसरा कर दूं इस किताब को पढ़े बगैर, तो ये तो बड़ी जहालत है। तो इसी तरह से ये मुआहदा पार्लियामेंट ने पढ़ा तो नहीं है, ना पार्लियामेंटेरियंस के पास इसकी कॉपी है, ना सेनेटर्स के पास इसकी कॉपी है, ना इसकी कॉपी जो है वो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं होगी। तो जब मुआहदा किसी ने पढ़ा ही नहीं तो उस मुआहदे के ऊपर आप करारदाद कैसे पेश कर सकते हैं? किताब आपने पढ़ी नहीं, उसके बारे में आप अपने कमेंट या अपनी राय कैसे लिख सकते हैं कि जनाब ये किताब में ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है? ये नहीं कह सकते। आप सिर्फ ये कह सकते हैं इस बंदे ने किताब लिखी, इसकी बड़ी मेहरबानी, किताब लिखते रहना चाहिए, किताब बहुत अच्छी चीज़ होती है, काफ से किताब होती है, और किताबें जो है वो दुनिया में इतनी सारी हैं और किताबों से तालीम फैलती। ये बातें तो आप जर्नल कर सकते हैं, लेकिन आप उस मुआहदे के बारे में स्पेसिफिकली जब तक नहीं जानते आप उसके ऊपर अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन यहां पे हुक्म आ गया है, लिहाजा ये करारदाद भी आएगी और मुतफ़िका तौर पे मंजूर भी हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अब ये जो एक बहस है या जो शुरू होने वाली बहस है कि नए सूबे बनेंगे, उनका क़याम अमल में लाया जाएगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने आसिम मुनीर साहब की ये ख्वाहिश तो बता दी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है, और एक ऐसी हुकूमत जो जाली हुकूमत है, जिसे जाली तरीके से लाकर बिठाया गया है, क्या वो इतना बड़ा फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान में नए सूबे बना दे? वैसे तो पाकिस्तान में नई अदालतें भी बना दी जाली हुकूमत ने, पाकिस्तान में इस्तिस्ना और एक्सटेंशन भी दे दी, 2 आईनी तरामीम करके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाली हुकूमत ने। लेकिन क्या अब उन्हें इतनी हिम्मत और इतना हौसला हो गया कि वो नए सूबे भी अब बना छोड़ेंगे और उसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में मौक़िफ़ ये लेना चाहिए कि ये बड़ी अच्छी बात है, नए सूबे बनने चाहिए, नए यूनिट्स बनने चाहिए, हम इसके हक में हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नई पार्लियामान आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो नई पार्लियामान आए वहां पे बैठ के इत्तफाक राय के साथ नए सूबे बनाए जाए। इसके अलावा और कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, हालात ये हैं कि साबिक डिफेक्टो पाकिस्तान के हुक्मरान और साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, डिफेक्टो हुक्मरान में इसलिए कह रहा हूं कि ये आप बिला वजह ही यहां पे बैठे होते हैं वजीर आजम वगैरह आके, कंट्रोल तो सारा पीछे से आर्मी चीफ कर रहा होता है। वजीर आजम तो बेचारा जितना मर्जी जोर लगाए, कोई अच्छा काम किसी एक महकमे में, किसी एक जगह पे, किसी दूसरी जगह पे वो कर लेता है,
जब वो कोई काम करने लगता है उसको घर भेज देते हैं, निकाल देते हैं। जैसा कि इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी से कोरोना वायरस के अंदर काम किया, बाकी चीज़ों में किया, तो इनको गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है कि ये हमारी अप्रोच से बाहर काम करे। तो बाद में अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में इमरान खान साहब को फारिग कर दिया। तो वो जो जनरल बाजवा जो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते थे, बड़े मुहिब वतन आदमी है, मुहिब वतन के सारे सर्टिफिकेट उनके पास हैं, उनका इलाज जनाब दुबई में हो रहा है, सीएमएच में उनका इलाज नहीं हो रहा। मीडिया पे खबरें चलाई गई कि जनाब जनरल बाजवा के दुबई में टेस्ट हुए, मजीद कुछ टेस्ट होंगे, उनका इलाज वहां पे जारी है, डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तब वो ट्रैवल करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि साबिक आर्मी चीफ है, वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकता। जो पाकिस्तान का डिफेक्टो हुक्मरान रहा 6 साल तक, वो अपना इलाज पाकिस्तान में नहीं करवा सकता, और वो जाकर अपना इलाज पाकिस्तान से बाहर करवा रहा है। ये इन्होंने पाकिस्तान को दिया, सीएमएच ये इन्होंने पाकिस्तान को दिया कि ये अपना इलाज एक साबिक आर्मी चीफ पाकिस्तान में नहीं करवा सकता, उसे अपना इलाज करवाने के लिए भी बैरून मुल्क जाना पड़ता है। पाकिस्तान के सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है। और ये पाकिस्तान का वो इदारा है जिसको सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है, और ये बहुत सारे झेली इदारे भी चलाता है, सीएमएच भी उनमें से एक है। वहां पे बेहतरीन डॉक्टर्स होने के बावजूद वो कहते नहीं हमने अपना इलाज बाहर से करवाना है। पाकिस्तान में इनको भरोसा ही नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर। जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है इनके अपने बकौल, उस सिस्टम पे ये भरोसा कैसे कर सकते हैं? हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक, दहशतगर्दी के अमन अमान के मामला से लेकर सिक्योरिटी के मामला तक, आपकी इकोनॉमी के मामला से लेकर आपके टूरिज्म के मामला तक, आपके इन्वायरमेंट के मामला से लेकर आपकी मुआशरत के जो हालात हैं वहां तक, हर चीज कोलैप्स कर गई है। और इसको ठीक करने के लिए आपको एक कौमी इत्तफाक राय चाहिए, और कौमी इत्तफाक राय कौमी लेवल का लीडर लेकर आ सकता है। अगर आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें और एक हुकूमत बनने दें अवाम की मर्जी से, तो फिर कौमी इत्तफाक राय पैदा होगा। उसके बगैर ये हो नहीं सकता। नादरीन, कौमी इत्तफाक राय तो पैदा होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो सकता है। यानी एक खबर थी और उसमें वो शाहिद अफरीदी का कसूर भी कोई नहीं है, मैं उसे ब्लेम नहीं करूंगा। उसका कुत्ता गुम गया, उसने ट्वीट कर दिया जी मेरा कुत्ता गुम गया, और मुझे उससे बड़ा प्यार है, हमने घर के फर्द की तरह पाला है, जिसको मिले वो मेरा कुत्ता जो है वो वापस कर दें। लोग उसका कुत्ता लेकर वापस आ गए, उसका कुत्ता उसे वापस कर दिया, वो खुश हो गया, उसने वीडियो बना दी कि जनाब मेरा कुत्ता मेरे पास वापस आ गया। वो खुश था, अच्छी बात है। किसी का भी कुत्ता घूमेगा वो कोई ना कोई इश्तिहार लगा देगा, पुलिस को बता देगा, या जिसके पास सोशल मीडिया का अकाउंट है वो उसके ऊपर लगा देगा। ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसे खबर बना के चलाया कि शाहिद अफरीदी का कुत्ता लापता हो गया। पाकिस्तान में बलोच नौजवान लापता होते हैं, पाकिस्तान में पश्तून नौजवान लापता होते हैं, पाकिस्तान में पंजाब में सवाल उठाने वाले लापता होते हैं, पाकिस्तान में शायर और सहाफ़ी लापता होते हैं, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान और वकील लापता होते हैं, पाकिस्तान में माओ के बच्चे लापता होते हैं, माएँ उन्हें ढूंढती रहती हैं, सड़कों पर बैठी रहती हैं और खबर नहीं चलती। लेकिन शाहिद अफरीदी का कुत्ता लापता हुआ तो पाकिस्तान का मीडिया खबर चला रहा था। मुझे प्रॉब्लम शाहिद अफरीदी से नहीं है, उसका तो बेचारे का कुत्ता गुम गया था, वापस आ गया। मुझे प्रॉब्लम पाकिस्तान के मीडिया और निज़ाम से है। क्या जो आदमी फील्ड मार्शल का बोसा लेगा उसका कुत्ता भी गुम जाएगा तो मीडिया खबर चलाएगा? और जो आदमी फील्ड मार्शल की सियासत में मुदाखलत पर गुफ्तगू करेगा या तनकीद करेगा, वो साबिक वजीर आज़म भी होगा तो उसे इलाज की सहूलत भी नहीं मिलेगी, और उसकी तस्वीर भी टीवी पे नहीं आएगी, उसकी आवाज़ भी टीवी पे नहीं सुनाई जाएगी। ये है हमारे मीडिया की हालत, और ये है पाकिस्तान में कानून और इंसाफ, ये है पाकिस्तान में तरीक़ाकार। अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट जाएं, आप उनके वफादार बन जाएं, तो सारा निज़ाम आपको सर्व करता है। लेकिन आप अगर उनकी घटिया सियासत के ऊपर सवाल उठाएं तो फिर आपको गुमनाम कर दिया जाता है, आपका नाम मिटा दिया जाता है, आपका निशान मिटा दिया जाता है, जो पाकिस्तान में किया जा रहा है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये कंपैरिजन करते हुए। लेकिन सच ये है कि एक कुत्ते के लापता होने पे खबरें चल रही हैं, मीडिया में हेडलाइंस चल रही हैं, लेकिन माओं के बच्चे लापता हो रहे हैं। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे नौजवान लापता हो रहे हैं, उसके बारे में कभी मैंने खबर चलती नहीं देखी, बल्कि उस खबर को दबाया जाता है, छुपाया जाता है। वो माएँ सड़कों पर बैठी रहती हैं लेकिन उनकी खबर नहीं दी जाती, सामने ही नहीं आने दिया जाता। लेकिन अगर आप लाडले सिस्टम के तो फिर आपको क्या मिलता है? ये आईजी और डीसी जो है वो बग्गी में बैठ के इस्लामाबाद में फिर रहे थे वहां पे, और बार बार वो जो वहां पे मेजबान था या जो माइक के ऊपर एक शख्स था और एक खातून थी, वो बार बार ये गुजारिश कर रहे थे कि तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। कोई बंदा ताली नहीं बजा रहा था। आईजी और डीसी वहां पे बग्गी में बैठ के गुजरे अवाम के सामने से,
मोहसिन नकवी ने कहा जी इसलिए गुजरे कि हम नहीं आ सके, सदर नहीं आ सके। और भाई बात यह है कि इनकी औकात क्या है कि ये उसके अंदर बैठे? क्या ये अपने आप को हुक्मरान समझ रहे थे? इन्हें लग रहा था कि ये हुक्मरान है और ये बग्गी में बैठेंगे? इसके पीछे ना एक रीज़न है। एक तो अवाम ने ताली नहीं बजाई, इससे आईजी को और डीसी को अपनी औकात का पता चलना चाहिए कि उनकी हरकतों की वजह से लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं या लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं कि किसी ने ताली भी नहीं बजाई। लोग उन्हें पसंद भी नहीं कर रहे थे, बार बार कहा जा रहा था और ताली नहीं बज रही थी, और ये वहां पे चौड़े होकर बग्गी में बैठे हुए थे, खुद को हुक्मरान समझ रहे थे। दरअसल इनको ना इस बात का पता है कि जो हुक्मरानों को लेकर आए ना, उन्होंने इनको लाकर ये पोस्टिंग्स दी हुई हैं। यानी जिन्होंने इनको पोस्टिंग्स दी हैं, एक को आईजी बनाया, एक को डीसी बनाया, उन्हीं लोगों ने जो है वो हुक्मरानों को भी लाकर बिठाया जाली फॉर्म 47 के ऊपर। कम से कम इन लोगों ने मुकाबले का इम्तिहान तो पास किया था, वो तो जाली फॉर्म 47 के ऊपर आए, उनके पास तो इतनी इखलाकी जरूरत भी नहीं है। तो फिर ऑटोमेटिकली इन ब्यूरोक्रेट्स के अंदर ये हौसला आ जाता है कि यार अगर वो बैठ सकते हैं बग्गी में तो हम भी बैठ सकते हैं, हम तो उनसे ज़्यादा काबिल हैं, हम तो कोई इम्तिहान भी देकर आए हैं, वो तो जाली सीटों के ऊपर आकर बैठे हैं और वो भी उसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, उसी एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हैं जिस निज़ाम के बेनिफिशरी हम हैं और जिस एस्टेब्लिशमेंट के वफादार हम हैं। बहरहाल ये फीलिंग ले रहे हैं वो सदर वाली और वज़ीर आज़म वाली, और कोई पता नहीं कल को फील्ड मार्शल साहब का दिल आ जाए तो वो इनको सदर और वज़ीर आज़म बना भी दें, क्योंकि पाकिस्तान में तो निज़ाम ऐसे ही चलता है, इसी तरह चलता है। नवाज शरीफ ने, याद है आपको, ओन चौधरी साहब को वोट दिया था। मैं तो उस दिन हैरान हो गया था कि मियाँ साहब को क्या हो गया, लेकिन मियाँ साहब का सारा इनकलाब उस दिन मुझे समझ आ गया था जिस दिन मियाँ साहब ने वोट को इज्जत देते हुए ओन चौधरी को जाकर वोट डाल दिया। नाज़रीन, इस वीलॉग के आखिर में मैं सिर्फ आपको इतना बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े संजीदा मसाइल पैदा हो चुके हैं, तो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वक्त आएगा, आप देखेंगे नवंबर का इलेक्शन जो है ना, वो अब जीतना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उसकी ना बड़ी बड़ी वजूहात हैं। जो 4 मेन वजूहात हैं उनमें से एक तो ये है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों से दूर हुआ और अमेरिकन को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन की इज्जत में कमी की है। बहुत सारे ममालिक जो अमेरिका के साथ मिलकर लड़ते थे वो साथ आए नहीं। दूसरा, अरबों का एतमाद अमेरिकन पे बहुत कमज़ोर हुआ है अपने दिफा के नुक्ता नज़र से, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा ये है कि अमरीकी फ़ौजी ताकत पर बहुत सारे सवालिया निशानात उठे हैं। यानी अगर वो ईरान के साथ नहीं लड़ सकते तो रशिया और चीन के साथ कैसे लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। फिर ट्रंप के जो आलमी सतह पे जो उनका इमेज है, वो बना रहे थे कि मैं जंगे रोकने वाला आदमी हूं, उस इमेज को बड़ा धचका लगा है। फिर एप्स्टीन फाइल वाला मामला है, वो अभी थोड़े अरसे में आप देखेंगे, स्पेशली सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप उसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त अमेरिकन अखबारात में, मीडिया में सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो कितना ज़्यादा डैमेजिंग होगा। तो ट्रंप के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है आने वाले 2 महीनों में। और असल में जो टिक टॉक हो रहा है ना, काउंटडाउन, वो उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हो रहा है। तो पाकिस्तानी सरकार ने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं और पाकिस्तानी सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार में बोलूं तो आसिम मुनीर और उनके साथी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अब जो दूसरी तरफ की पार्टी है, क्योंकि ये तो रिपब्लिकन्स हैं, अब वो चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स के साथ भी इनके ताल्लुकात दोबारा से इस्तवार हों और बेहतर हो जाएं, ताकि आने वालों के साथ भी इनकी पींगें चढ़ जाएं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।